वेलकम टू एवरीवन। आज हम यहाँ पर क्लास 10th जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th जियोग्राफी का। सबसे पहले व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स बाय द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। एग्रीकल्चर एक साइंस है या एक प्रैक्टिस है जिससे क्या क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है बाय द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड को कल्टीवेट करके। एग्रीकल्चर दो वर्ड से बना है, एग्री एंड कल्चर। एग्री का मीन्स होता है सॉयल एंड कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। सॉयल पर जो हम कल्टीवेशन करते हैं, सॉयल पर जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। फर्स्ट स्लाइड में क्या है? एग्रीकल्चर के लिहाज से इंडिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि इंडिया में मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया की आज भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। मोस्ट ऑफ द फूड जो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होता है वो हम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद बहुत सार आपने पढ़ा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल उनको मिलता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी तो कॉटन कहाँ से जाएगा? एग्रीकल्चर से। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी तो जूट कहाँ से जाएगा? एग्रीकल्चर से ही जाएगा। उसके बाद शुगर केन एट्सेट्रा, वीट, राइस, सब कुछ एग्रीकल्चर से ही जाता है। उसके बाद इंडिया इज सेकेंड इन द वर्ल्ड इन क्रॉप आउटपुट नेक्स्ट टू चाइना। अगर हम क्रॉप आउटपुट की बात करेंगे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, चाइना के बाद में है। 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टीवेशन। अगर पूछेंगे कितनी लैंड इंडिया में अंडर कल्टीवेशन है, जिस पर कल्टीवेशन होती है, तो 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की लैंड जो है अंडर कल्टीवेशन में है, जिस पर कल्टीवेशन होती है। उसके बाद एग्रीकल्चर से भी इकॉनमी प्रोड्यूस होती है क्योंकि यहाँ पर 52.1% लोगों को यहाँ पर वर्क मिलता है, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हम डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्कस करेंगे: प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबसे पहले जो हम करेंगे प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ये आज भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में की जाती है। प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता था? स्मॉल पैच ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर किया जाता है था, आज भी किया जाता है, और प्रीमेटिव टूल्स की मदद से। यहाँ पर कोई मॉडर्न टूल का यूज़ नहीं होता है, कोई पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं होता है। प्रीमेटिव टूल्स और फैमिली मेंबर की मदद से ही ये एग्रीकल्चर किया जाता है। और यहाँ पर प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर जो है फार्मर्स डिपेंडेंट होते हैं, और ये फार्मिंग किस पर डिपेंडेंट होती है? मॉनसून की बारिशों पर। यहाँ पर कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, मॉनसून की बारिशें अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर कोई फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं होता था। और ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन। इस टाइप ऑफ फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अगर एक पैच ऑफ लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई तो लोग क्या करेंगे? न्यू पैच ऑफ लैंड पर शिफ्ट होंगे। न्यू पैच ऑफ लैंड पर शिफ्ट होंगे, यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे इन प्लांट्स को स्लैश करेंगे, इन प्लांट्स को काट देंगे और इन प्लांट्स को यहाँ पर ही जला देंगे। जलाने से जो राख बनेगी, जो एशेज बनेगी, वो इस मिट्टी में मिलेगी, यहाँ पर दिखाया गया है। तो इससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को इंडिया में डिफरेंट नामों से जाना जाता है, इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में, और वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज की एग्जांपल भी यहाँ पर है और डिफरेंट नामों से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया की, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को वहाँ पर जूमिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। उसके बाद इंडोनेशिया में लेडेंग कहा जाता है। आपने यहाँ से नोटबुक पर नोट करना है तो किस इंडिया की किस रीजन में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट
टाइप है फार्मिंग की वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उस एरिया में प्रैक्टिस की जाती है, उस एरिया में की जाती है जहां पर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा हो, जहां पर पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा हो और लैंड कम हो कल्टीवेशन के लिए, तो वहां पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। इस फार्मिंग में क्रॉप्स को बायोकेमिकल के हाई डोजेस दिए जाते हैं और इरिगेशन यहाँ पर फैसिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन प्रेशर है, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, तो लैंड हमारी घट रही है। लैंड कैसे घट रही है? क्योंकि पहले एक घर था, उसके 4 बेटे, वो लैंड 4 में डिवाइड हुई, उन्होंने 4 मकान बनाने हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन घट रही है, तो यहाँ पर हमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल दिए जाते हैं क्रॉप्स को, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। क्यों इरिगेशन फैसिलिटीज़ और हाई डोज ऑफ केमिकल दिए जाते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है, फूड की ज़्यादा यहाँ पर नीड है। तो इसको कहा जाता है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। यहाँ पर तो लैंड उतनी रहती है, लैंड बढ़ती नहीं है, लेकिन इसी लैंड पर हमने ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना है। तो वो कैसे प्रोड्यूस होगा? जब हम बायोकेमिकल के डोजेस क्रॉप्स को देंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, दूसरे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में हम क्रॉप्स को उगाते हैं, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं मार्केट के लिए, बेचने के लिए, उसे सेल करने के लिए, उस क्रॉप से मनी जनरेट करने के लिए। तो इसको कहा जाता है कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग में हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स दिया जाता है, जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत यहाँ पर यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, क्योंकि हमें हायर प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत होती है। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। उसके बाद जैसे राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, पंजाब एंड हरियाणा में राइस को लगाया जाता है एज ए कमर्शियल क्रॉप, उसको बेचने के लिए मार्केट में। लेकिन अभी भी उड़ीसा में जो राइस है वो एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, मतलब खुद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वहाँ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर, इसे कहा जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर या प्लांटेशन फार्मिंग। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है? इस टाइप ऑफ फार्मिंग ये भी कमर्शियल फार्मिंग है। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है? सिंगल क्रॉप बहुत बड़े एरिया पे, बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड होगा, तो वहाँ पर एक ही सिंगल क्रॉप लगाई जाती है, तो उसको कहा जाता है प्लांटेशन क्रॉप। जैसे टी एक प्लांटेशन क्रॉप है, कॉफ़ी एक प्लांटेशन क्रॉप है, उसके बाद शुगर केन है, कॉटन है, रबर है, ये क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स की एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा यूज होता है। प्लांटेशन यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। माइग्रेंट लेबर्स की हेल्प से ये एग्रीकल्चर किया जाता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जैसे रबर यहाँ से होता है, निकलता है, तो फिर रबर बनता है इंडस्ट्रीज में, कॉटन, उसके बाद टी, कॉफ़ी, शुगर केन एटसेट्रा। इसको कहा जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जब एक ही क्रॉप बहुत बड़े पैच ऑफ लैंड पर लगाई जाए उसे कहा जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कैपिटल की भी बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर की यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे आसाम में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस होती है, लार्जेस्ट ट्री प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो आसाम है। उसके बाद कॉफ़ी कर्नाटका में प्रोड्यूस होती है। ब्रिटिशर ने कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, सबसे पहले कहाँ पर लगाई गई थी? बाबा बूदान हिल्स में कॉफ़ी को लगाया गया था। सबसे अच्छी क्वालिटी जो कॉफ़ी की है वो अरेबिका है, कॉफ़ी है। उसके बाद बनाना एटसेट्रा, रबर केरला में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये सभी क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स है। नेक्स्ट क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है, रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड ज़ैद। कुछ क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहा जाता है,
और कुछ क्रॉप्स को खरीफ कहा जाता है, कुछ क्रॉप्स को ज़ैद कहा जाता है। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। रबी क्रॉप्स कब लगाई जाती है? अक्टूबर टू दिसंबर लगाई जाती है और अप्रैल टू मई या अप्रैल टू जून इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर अप्रैल टू मई हार्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब इंडिया में मॉनसून स्टार्ट होता है तो उसी टाइम खरीफ क्रॉप भी यहाँ पर लगाई जाती है। मॉनसून के टाइम में लगाई जाती है, मई जून में लगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद है ज़ैद क्रॉप। समर टाइम्स में एक छोटा सा पीरियड आता है बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के, ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप्स में हम वेजिटेबल्स, वाटरमेलन, क्यूकम्बर एटसेट्रा प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले जो है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स अभी हमने पढ़ा, इन्हें विंटर क्रॉप्स कहा जाता है। अक्टूबर टू दिसंबर इन्हें लगाया जाता है एंड हार्वेस्ट कब किया जाता है? समर में, अप्रैल टू जून इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। हाँ, प्लीज गर्म करो, प्लीज वीट एंड बार्ले को गर्म करो मस्टर्ड ऑयल में, ये इसकी ट्रिक है अगर याद रखनी है। तो यहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए हैं कहाँ पर ये सब ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, कौन सी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब मॉनसून इंडिया में स्टार्ट होता है तो इन क्रॉप्स को लगाया जाता है और हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर टू अक्टूबर। इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स कौन सी है? पैडी है, मेज़ है, जवार, बाजरा, तुर की दाल है, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट एटसेट्रा, ग्राउंडनट, ये इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स है। याद रखिएगा, मेज़ जो है, मेज़ को क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा मेज़ कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मेज़ प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर स्टेट्स के नाम पढ़े कहाँ पर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होती है खरीफ क्रॉप्स, किन किन स्टेट्स में प्रोड्यूस होती है। उसके बाद कुछ स्टेट्स में जैसे आसाम है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है, यहाँ पर एक साल में पैडी की 3 क्रॉप्स उगाई जाती है और उनका नाम क्या है? ओस, अमन एंड बोरो। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है सीजन हमारा वो है ज़ैद क्रॉप्स का। बिटवीन रबी एंड खरीफ, समर के टाइम में ज़ैद क्रॉप्स का सीजन होता है। ज़ैद क्रॉप्स में डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती है, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, क्यूकम्बर है, वेजिटेबल है, कुछ फूडर क्रॉप्स है। ये क्या है? ज़ैद क्रॉप्स है। क्वेश्चन बनता आपको, MCQ क्वेश्चन बनता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप या विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप या ज़ैद क्रॉप कौन सी है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस चैप्टर का, उस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।